नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू प्रेप आईएएस डेली आंसर राइटिंग क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन इंटरनल सिक्योरिटी पे और डेटा मैनेजमेंट पे। जो पहला क्वेश्चन हमारा है वो है स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स के बारे में, उनका क्या रोल रहता है इंडिया के सिक्योरिटी को डिस्टेबलाइज करने में। पहला सवाल ये हो गया। जो सेकंड क्वेश्चन है वो है लैंड स्लाइड्स पर। उनको देखेंगे हम लोग कि क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं और क्या इसका इम्पैक्ट होता है। करना क्या है, आप अगर आंसर नहीं लिखे हैं तो पहले इस टॉपिक को पढ़ लीजिए, गूगल से आंसर लिखिए, फिर वीडियो को देखिए। अगर आपने आंसर पहले लिख लिया है तो इसको देखिएगा और पॉइंट आपने जो मिस किए हैं वो अपने आंसर के मार्जिन में लिखिएगा। आंसर सबमिट कहाँ करना है? टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, सुमंत .km करके प्रोफाइल है, उस पर मिल जाएंगे। ठीक है ना। चलो, तो अब सवाल देखते हैं हम पहला। एनालाइज द मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस पोस्ड बाय एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स टू द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। ऑल्सो डिस्कस मेजर्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू कम्बैट दीज थ्रेट्स। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये बताएंगे कि एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर होता क्या क्या है। आप अपने आंसर के इंट्रो में क्या बताएंगे? स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स विथ एग्जांपल्स। ठीक है, अब आती है बात कि वो कौन कौन से चैलेंजेस पोज करते हैं। चैलेंजेस पोज करते हैं तो बॉडी का जो पहला पार्ट होगा वहाँ पर लिखेंगे challenges posed by state actors। ठीक है, फिर लिखेंगे challenges posed by non state actors। समझ गए? दोनों चैलेंजेस अलग अलग होंगे, दोनों को लिखेंगे आप। उसके बाद बात आएगी व्हाट मेजर्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, कंक्लूजन में आप आएंगे, यहां पर लिखेंगे मेजर्स नीडेड। ठीक है, इसको लिखने के बाद आप आखिर में एक लाइन लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने ये स्टेप्स लिया है एंड दिस इज़ अ वेलकम स्टेप। मतलब कि ये ऐसा कह देंगे ना कि ये मतलब कि डिजायर्ड स्टेप्स थे, इस तरह से। समझ गए? तो ये दिखाएगा कि हाँ, हमें ये मेजर लेने हैं, सरकार ने कुछ पहले से कदम उठाए हैं, आप उनको लिख देंगे। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। पहले हम करेंगे क्या, डिफाइन कर देंगे कि व्हाट आर द स्टेट एक्टर्स। ये गवर्नमेंट और उसके ऑर्गन होते हैं। स्टेट एक्टर में फॉरेन गवर्नमेंट, उसका ऑर्गन, उसके यूनिट्स आते हैं, जैसे कि पाकिस्तान की जो एजेंसी है ISI, ये सभी स्टेट एक्टर हैं। चाइनीज़ गवर्नमेंट, इसकी सिक्योरिटी एजेंसी, ये सभी स्टेट एक्टर्स हैं। दूसरा होता है नॉन स्टेट एक्टर, जिनका गवर्नमेंट में कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता। ये फॉरेन कंट्री में ही होते हैं, या तो कोई NGO होगा, कोई कंपनी होगा, कोई टेररिस्ट ग्रुप होगा, कोई रिलीजियस ग्रुप होगा, हैकर ग्रुप होगा, कुछ भी होगा, वो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं होगा। दैट्स वाई दे आर नॉन स्टेट एक्टर एंड बोथ आर इक्वली डेंजरस। समझ गए? दोनों स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर दोनों हमारी सिक्योरिटी को खतरा पहुंचा सकते हैं। कैसे? ऐसे। पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन से चैलेंजेस पोज किए जाते हैं स्टेट एक्टर्स के द्वारा। तो वो हमारे इंसर्जेंट ग्रुप को सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि नक्सल को सपोर्ट करते हैं। जो सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, नॉर्थ ईस्ट में, उनको सपोर्ट करते हैं। जैसे कि पंजाब का जो खालिस्तानी ग्रुप था उसको पाकिस्तान से सपोर्ट प्राप्त था। जम्मू कश्मीर में जो मिलिटेंट होते हैं उनको पाकिस्तान से सपोर्ट प्राप्त है। नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंट हैं इनको चाइना से सपोर्ट प्राप्त है। ठीक है ना, इनको पाकिस्तान से सपोर्ट प्राप्त है। समझ गए? तो उनको सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट के रूप में जो पैसा है, आर्म्स एंड एम्यूनिशन है, ट्रेनिंग है,
सभी चीज़ें मिलती हैं उनको। ठीक है, जैसे कि जम्मू कश्मीर में जो इंस्टेबिलिटी है उसमें पाकिस्तान का बहुत ही बड़ा रोल है। पाकिस्तान की इंटरनल फॉरेन पॉलिसी भी है कि ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट, छोटे छोटे कट ही लगाओ भारत में, मगर इससे क्या होता है कि देश कमज़ोर होता है। ये उनका एजेंडा है, ये उनका पॉलिसी है। स्टेट एक्टर साइबर अटैक में भी हो सकते हैं इन्वॉल्व, जैसे कि इंडिया में जो गवर्नमेंट डाटाबेस है, वेबसाइट्स हैं, उस पर अटैक करने में स्टेट एक्टर के जो एजेंसी होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल चाइनीज स्टेट का जो हैकर ग्रुप है वो कभी कभी अटैक करता है इंडिया पे। ठीक है, ये होगा क्या, स्टेट एक्टर के थ्रू ये सपोर्ट। जैसे कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो भी ट्रेन करती है टेररिस्ट को जो एंटी इंडिया होते हैं। अब आती है बात कि जो नॉन स्टेट एक्टर हैं उनके द्वारा कौन कौन से चैलेंज पोस्ट किए जाते हैं। जैसे कि कई सारे टेररिस्ट ग्रुप हैं, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ये सब जो टेररिस्ट ग्रुप हैं वो इंडिया पर अटैक करते हैं, इंडिया की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको थ्रेट पहुंचाते हैं। हाँ, इन ग्रुप को भले ही स्टेट से सपोर्ट प्राप्त हो मगर ये हैं नॉन स्टेट एक्टर हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है ये। ठीक है, जैसे कि जमात उद दावा है, तो ये एक एनजीओ की तरह काम करता है, ये वेलफेयर ग्रुप की तरह काम करता है पाकिस्तान में, मगर ये क्या है, ये एक टेररिस्ट एजेंसी है, ये एक टेररिस्ट ग्रुप है। ये इन्वॉल्व होते हैं काउंटरफिट करेंसी में, जो नकली नोट होते हैं ना उनमें। अच्छा सर, जो नकली नोट उससे क्या खराबी है, उससे तो हमें कोई नुकसान है नहीं, जो नोट घुमाएगा उसको हम पकड़ लेंगे कि हाँ ये नोट नकली है। होता क्या है कि आप पकड़ लेंगे, बहुत सारे जो लोग हैं ना वो नहीं पकड़ पाते ये नकली नोट को, और काफ़ी ऐसा बनाते हैं ना कि बहुत मिलता जुलता होता है। तो अगर आपके इकोनॉमी में काउंटरफिट करेंसी का सप्लाई सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा है तो लोगों का भरोसा आपकी करेंसी से उठने लगता है। लोग रुपया को इस्तेमाल करने के बजाय कोई दूसरा करेंसी यूज़ करेंगे जो ज़्यादा सिक्योर है। तो काउंटरफिट करेंसी डिस्टेबलाइज द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, और ये काफ़ी ज़्यादा हिट करता है हमारे इकोनॉमी को काउंटरफिट करेंसी। मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, जो पैसा लॉन्डर किया गया है उसको टेरर फंडिंग करते हैं उससे। इंसर्जेंट जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में काम करते हैं वो इलीगल फंड को यूज़ करते हैं, वो किडनैपिंग करते हैं, एक्सटॉर्शन में इन्वॉल्व होते हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग में भी काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व। जैसे कि पाकिस्तान के जो टेरर ग्रुप हैं, जो स्टेट एक्टर्स हैं, वो ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व होते हैं। चूँकि इंडिया काफ़ी नज़दीक है गोल्डन क्रिसेंट के, मतलब ऊपर जो अफगानिस्तान वाला जो एरिया है ना वो, और गोल्डन ट्रायंगल के जो साउथ ईस्ट एशिया में है। ठीक है, चूँकि दोनों हमारे नज़दीक है। अच्छा, मणिपुर में एक जगह है, वहाँ से अपना, जैसे कि वहाँ से जो ड्रग है वो इंडिया में इंपोर्ट होता है, वहाँ से ड्रग भारत में घुसता है। तो ये जो आपके रूट्स होते हैं वो ट्रैफिकर द्वारा यूज़ किए जाते हैं ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए। नेक्सस होता है ड्रग माफिया, आर्म्स डीलर, मनी लॉन्ड्रर के बीच में पूरा जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है वो काम कर रहा होता है, टेरर को फाइनेंस कर रहा होता है। तो आपने क्या लिखा, आपने लिखा स्टेट एक्टर क्या चैलेंज पोस्ट कर सकता है, जो नॉन स्टेट एक्टर है वो क्या चैलेंज पोस्ट कर सकता है। अब हम देखते हैं कि क्या क्या मेजर्स रिक्वायर्ड हैं इन थ्रेट को कॉम्बैट करने के लिए। तो सबसे पहले आप ये बताएंगे कि किसी भी थ्रेट को कॉम्बैट करने के लिए हमारे पास होना चाहिए इंफॉर्मेशन, है ना, टाइमली इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस। क्लियर बात है। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन जनरेट करने के लिए अपना जो ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग सिस्टम है उसको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, जो इंटेलिजेंस की सर्विसेज हैं उसको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, और कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन चाहिए होगा इंटेलिजेंस एजेंसी के बीच में और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के बीच में। मतलब कि अगर इंटेलिजेंस मिल भी गया तो क्या फ़ायदा अगर आप उस पर काम ही ना कर पाएँ। जो लॉ की जो एजेंसीज़ हैं, इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं, पुलिस वगैरह है, उस पर काम ना कर पाएँ तो पकड़ेंगे कैसे। तो हमें बेटर कोऑर्डिनेशन चाहिए, इंटरऑपरेबिलिटी चाहिए इन एजेंसी के बीच में, कि जैसे ही आपको कोई इंटेलिजेंस मिलता है उस पर तुरंत काम कीजिए, जो टेररिस्ट हैं, स्टेट एक्टर्स हैं, उनको पकड़िए। इसके साथ साथ गवर्नमेंट, मीडिया और पब्लिक तीनों को कोलैबोरेट करना पड़ेगा। क्यों? जम्मू कश्मीर में क्या होता है, जो लोकल लोग हैं वही टेररिस्ट को शरण देते हैं कई बार।
अगर पब्लिक का सपोर्ट टेररिस्ट को है तो हमें मुश्किल होगी, मगर अगर पब्लिक का सपोर्ट हमको है तो हम टेररिस्ट को पकड़ सकते हैं आसानी से। हमको टिप मिल जाएगी, पुलिस जाएगी, पकड़ लेगी। समझ रहे हो? तो गवर्नमेंट, मीडिया, पब्लिक तीनों में कोलैबोरेशन चाहिए होगा। जो साइबर सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो लेने की ज़रूरत है, जैसे कि साइबर डॉम, ये हम बना सकते हैं। जो हमारा साइबर स्पेस है उसको सैनिटाइज रखना पड़ेगा, मतलब कि जो भी डेंजरस इनकमिंग कनेक्शंस हैं उसको डिसेबल करना होता है। आगे, लोकल पुलिस फोर्स फर्स्ट रिस्पॉन्डर होती है किसी भी टेरर अटैक में, किसी भी डिजास्टर में, किसी भी आपदा में। तो उसको ट्रेन करना होगा, वेल इक्विप करना होगा उन सभी चीज़ें जो उनको ज़रूरत है। जैसे कि अगर टेररिस्ट अटैक होता है, उनको हम दे रखे हैं लाठी, तो कैसे काम होगा? तो उनको जो वेपन है वो देना पड़ेगा, उनको चलाने के लिए जो ट्रेनिंग है वो देनी पड़ेगी। समझ गए? इतने से काम हो जाएगा क्या? 4 पॉइंट लिख दिया, काम हो जाएगा क्या? नहीं, ऐसे काम नहीं होगा। ये जेनरिक पॉइंट हैं, ठीक है। ये जो आंसर है, ये जो 4 पॉइंट है, ये उसको आप तब भी लिखेंगे जब आंसर आप, जैसे कि जब क्वेश्चन पूछता है नक्सलिज्म का तब भी लिखेंगे, जब क्वेश्चन पूछता है इंसर्जेंसी का तब लिखेंगे, जब क्वेश्चन पूछता है आपका टेररिज्म का। तो जो नक्सलिज्म है, इंसर्जेंसी है, टेररिज्म है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें आपको ये सारी बातें लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। स्पेसिफिक पॉइंट क्या हैं वो बताएंगे आप, ठीक है। जैसे कि जम्मू कश्मीर में जो आपके लोकल लोग हैं उनको अपने साइड लाने के लिए क्या करेंगे, उनका जो डिससेटिस्फैक्शन है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे ताकि वो प्रो इंडिया बने, ताकि उनका जो बिलीफ है मिलिटेंट में वो कम हो, वो ख़त्म हो जाए। पंजाब में जो ड्रग का जो इशू है उसके लिए क्या करेंगे, जो लोकल पुलिस है उसमें रिफॉर्म लेकर के आएंगे, क्योंकि काफ़ी देखा गया है कि जो लोकल पुलिस जो है पंजाब का, वो काफ़ी इन्वॉल्व होते हैं ड्रग स्मगलिंग वगैरह में, ठीक है। चलो, मैंने आपको एक नोट दिया है इंसर्जेंसी का, ये नोट्स है इंसर्जेंसी का। अगला नोट है मिलिटेंसी का। अब देख रहे हैं कि हर वर्ड को पहले मैंने डिफाइन किया है। व्हाट इज मिलिटेंसी? इट इज़ रिबेल अगेंस्ट अथॉरिटी टू एस्टैब्लिश, ठीक है। दूसरा, इसके रीजंस क्या क्या हैं, व्हाट आर हिस्टोरिकल रीजंस। उसके बाद क्या क्या गवर्नमेंट मेजर लिए गए हैं आप ये बता देंगे। जो लोगों में परसेप्शन मैनेजमेंट है वो करने की ज़रूरत है, जैसे कि जमहूरियत, इंसानियत, कश्मीरियत, ये जो इनिशिएटिव है वो लिया गया कश्मीर में। डेवलपमेंट किया गया, फॉर एग्ज़ाम्पल जो माइनॉरिटीज़ हैं इनको डेवलप करने के लिए नई मंजिल, सीखो और कमाओ, ऐसे इनिशिएटिव लॉन्च किए गए। जो टेररिज्म है, जो आपका एक्सट्रीमिज़म है, उसको काउंटर करने के लिए जो सूफी ट्रेडिशन है इसको प्रमोट किया गया। मदरसा में रिफॉर्म लाए गए, लोकल लीडर को प्रमोट किया गया जो कि प्रो इंडिया हैं। अब सिक्योरिटी है, इसको इम्प्रूव करने के लिए जो पोरस बॉर्डर हैं वहाँ पर फेंसिंग करी गई। CIBMS कम्प्रहेंसिव जो आपका बॉर्डर मैनेजमेंट है उसके लिए सिस्टम बनाया गया, CIBMS। उसके साथ साथ स्टोन पेल्टर जो पत्थरबाजी करते हैं कश्मीर में उसको कर्व किया गया, टेरर फाइनेंसिंग को कर्व किया गया, जो ग्लोबल कोलैबोरेशन है वो किया गया। तो ये जो स्पेसिफिक पॉइंट है ना, ये आप मेंशन करेंगे वहाँ पे। आपको ऐसा पॉइंट लिखना पड़ेगा कि हाँ गवर्नमेंट ने ये सब काम किया है, ठीक है। वैसे ही जो इंसर्जेंसी है वहाँ पर बताएंगे कि क्या काम किया गया है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में ज़रूरत है लैंड डेवलपर एक्ट की, वो लाया गया, लैंड रिफॉर्म लाया गया वहाँ पर। जो देवार कमीशन की रिकमेंडेशन है PBTG पे, उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, समझ गए। नागा पीस एकॉर्ड साइन किया गया, ग्रे हाउंड मॉडल को अडॉप्ट किया गया है नक्सल से फाइट करने के लिए, जो यूज़ किया करते थे हम लोग वो वाला, समझ गए। तो इस तरह से आप हर टॉपिक को तैयार करेंगे, इसके हर डायमेंशन को कवर करेंगे। उसका डेफिनेशन क्या है, व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड इंसर्जेंसी, व्हाट गवर्नमेंट मेजर्स हैव बीन टेकन, अभी का स्टेटस क्या है और क्या किया जाना चाहिए, व्हाट मोर नीड्स टू बी डन, ठीक है। तो इस तरह के जो नोट्स अगर बनाएंगे तो आप ऐसे क्वेश्चंस आराम से करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस आपके नोट्स से ही सीधे सीधे आ जाएंगे। चलो, अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। कह रहा है डिस्क्राइब वेरियस काउजेज एंड इफेक्ट्स
ऑफ लैंडस्लाइड, मेंशन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। इंट्रो में क्या करेंगे आप? सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे, डिफाइन लैंडस्लाइड्स, ठीक है। फिर आप आएंगे बॉडी पर, यहां पर बताएंगे व्हाट आर द काउजेस, व्हाट आर द इफेक्ट्स, ठीक है। फिर आप आएंगे कंक्लूजन पे, यहां पर बताएंगे कंपोनेंट्स, या फिर तुम इसको बॉडी में ही लिख देना, मतलब कोई अंतर नहीं पड़ेगा, खाली कंक्लूजन में करेंगे क्या ना, यहां पर हम एक वे फॉरवर्ड दे देंगे कि क्या किया जाना चाहिए लैंडस्लाइड की जो इवेंट हैं उसको रिड्यूस करने के लिए, कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, ठीक है। फिर क्या बोलेंगे कि हाउ कैन वी रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ लैंडस्लाइड, बोल देना कि जो फॉरेस्टेशन है वो करने की ज़रूरत है, जो क्लाइमेट चेंज है उसको मिटिगेट करने की ज़रूरत है, समझ गए बात। तो इस तरह का आपका आंसर होगा। आप पहले क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे लैंडस्लाइड को, व्हाट इज इट? इट इज रैपिड मूवमेंट ऑफ मास ऑफ रॉक, डेब्रिस, अर्थ डाउन द स्लोप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आता है ये सब नीचे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लैंडस्लाइड। ध्यान सुनना, वाटर यहाँ पर केवल एक फैसिलिटेटर है, पानी कारण नहीं है, ग्रेविटी कारण है। पानी केवल चीज़ों को आसान बना रहा है, समझ गए, लुब्रिकेंट का काम कर रहा है वहाँ पे। व्हाट आर द काउजेज ऑफ लैंडस्लाइड? पहला है क्लाइमेट चेंज। जब ग्लोबल वार्मिंग होती है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो समुद्र ज़्यादा गर्म होता है, रेनफॉल एक्सट्रीम हो जाती है, कम टाइम में ज़्यादा बारिश होती है, क्लाउड बर्स्ट हो जाता है कभी कभी। इसके साथ साथ ग्लेशियर भी मेल्ट कर रहा है। इस कारण से जो नदियों में पानी है वो बढ़ रहा है। जो स्टीप स्लोप पर जो पानी बहता है वो काफ़ी तेज़ गति से बहता है। अब इससे होता क्या है, सॉइल सैचुरेट कर जाता है और सॉइल के जो लेयर्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर फिसलने शुरू करते हैं, सॉइल फुल्कसोन हो जाता है। इससे क्या होता है, जब सॉइल के लेयर फिसलना शुरू करता है एक दूसरे के ऊपर, तो वो फिर सरक करके नीचे आता है, वहाँ पर लैंडस्लाइड होता है। जैसे कि देखा हमने केरला में, वहाँ पर जब फ्लड हुआ, लैंडस्लिप हुआ, तो वहाँ पर जो बड़ी मात्रा में जो लैंडस्लाइड है वो देखने को मिली। अब हिमालय को देखते हैं। हिमालय एक फोल्ड माउंटेन है, यंग फोल्ड माउंटेन है, टेक्टोनिकली एक्टिव है, मतलब कि यहाँ पर अर्थक्वेक आते रहते हैं। ये जब अर्थक्वेक आता है, जो सिस्मिक एक्टिविटी होती है, इस कारण से वाइब्रेशन होता है, मिट्टी लूज होती है और ये लूज हुई मिट्टी नीचे लैंडस्लाइड के रूप में बिखरती है। अगला है पॉपुलेशन प्रेशर। जनसंख्या दबाव के कारण हम लोग जंगल को काट रहे हैं, वी आर क्लियरिंग द फॉरेस्ट। जब जंगल कटता है तो जो जंगल, जो पेड़ मिट्टी को पकड़े हुए था, वो मिट्टी अब लूज हो जाती है, क्योंकि जंगल तो वहाँ पर है नहीं। अब जब मिट्टी लूज होती है तो वो फिर लैंडस्लाइड के रूप में नीचे आती है। डिफॉरेस्टेशन, डैम कंस्ट्रक्शन, स्लोप मॉडिफिकेशन, ये सभी थ्रेट हैं, ये सभी आपको प्रमोट करते हैं लैंडस्लाइड को। जैसे कि 4 धाम प्रोजेक्ट उत्तराखंड में है, इस कारण से लैंडस्लाइड आया। नेचर ऑफ रिवर्स, जो हिमालयन नदियां हैं वो यूथ स्टेज में है, वो यंग रिवर्स हैं। चूँकि वो पहाड़ी एरिया में घूम रही हैं तो उनका जो स्लोप है वो काफ़ी ज़्यादा है, जो ग्रेडियंट ज़्यादा है, इस कारण से उनमें वर्टिकल इरोजन ज़्यादा तेज़ होता है। मतलब कि ये नदियाँ गहराई को ज़्यादा काटती हैं, डाउन कटिंग ज़्यादा होती है। इससे क्या होता है, गाद जमा होता है, सेडिमेंट जमा होता है। ये नदी जब आगे जाती है तो ये सेडिमेंट आकर जाकर के वहाँ पर रुक जाता है और इसका फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट करता है, फ्लड आता है, फिर इसके बाद लैंडस्लाइड आता है। समझ गए? तो इस कारण से भी आपके लैंडस्लाइड देखने को मिलते हैं। अब आते हैं इफेक्ट पर। लैंडस्लाइड के क्या इफेक्ट होते हैं? जब लैंडस्लाइड आता है तो जीवन का नुकसान होता है, लोगों की जान जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस होता है, लैंड
लॉस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये सब होता है। नदी ब्लॉक हो जाता है, जैसे कि मान लो कि ये वैली है, यहाँ से नदी गुजर रही है, यहाँ से लैंडस्लाइड हो गया, तो जो पूरा जो ऊपर का जो पत्थर है, गाद है, क्या होगा, जाके नदी में भर जाएगा। नदी का जो पाथ है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। चूँकि नदी का पाथ रुक गया है तो पानी जमा होगा, पीछे की ओर जाएगा और वो फ्लड लेकर के आएगा। समझ गए? तो लैंडस्लाइड के कारण जो फ्लड है वो आता है। कभी कभी लैंडस्लाइड के कारण अर्थक्वेक भी आता है। अगर लैंडस्लाइड काफ़ी भयंकर मैग्नीट्यूड का हुआ है तो वहाँ पर क्या आएगा, वहाँ पर अर्थक्वेक भी आएगा, स्मॉल इंटेंसिटी का। ठीक है। लैंडस्लाइड के कारण कई बार ज़मीन को आप सालों साल तक एक्सेस नहीं कर पाते। सीड्स, फूड स्टॉक, फूड क्रॉप, लाइफ स्टॉक, सबको डिस्ट्रॉय कर देता है ये लैंडस्लाइड। तो आपने जो इफ़ेक्ट है वो लिख दिया। अच्छा, इस इफ़ेक्ट को लिखने के लिए आप डायग्राम बना सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ये किसे किसे इम्पैक्ट करता है। ये जो पीपल हैं उसे इम्पैक्ट करता है, गवर्नमेंट को करता है, सोसाइटी को करता है इम्पैक्ट, जो इकोलॉजी है उसे करता है इम्पैक्ट। तो क्यों ना इस तरह का जो डायग्राम है वो बना दिया जाए और कहा जाए इफेक्ट ऑफ लैंडस्लाइड्स। ठीक है। तो कहाँ कहाँ पड़ेगा, लोगों पर बनेगा, गवर्नमेंट पर पड़ेगा, सोसाइटी पर पड़ेगा और आपका जो इकोसिस्टम है उस पर पड़ेगा। समझ गए? इस तरह से अब कह रहा है कि जो स्ट्रैटेजी है उसके कंपोनेंट क्या क्या हैं। तो पहला ये है कि लैंडस्लाइड हैज़ार्ड मैप बनाए जाएंगे। वो एरिया जो लैंडस्लाइड प्रोन है उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा और वहाँ के लोगों को अवेयर किया जाए कि आपके एरिया में लैंडस्लाइड आने का चांस काफ़ी ज़्यादा है। तो बातें आप समझ के रखिए, सीख के रखिए कि अगर कभी लैंडस्लाइड आता है तो आप क्या करेंगे। अच्छा सर, लैंडस्लाइड आएगा ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है लैंडस्लाइड मॉनिटर करने के लिए। मॉनिटर करती है। आपने मॉनिटर किया, आपने देख लिया कि लैंडस्लाइड आने वाली है। होता क्या है, लोगों में कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होती है, उनको ट्रेनिंग देनी होती है कि अगर लैंडस्लाइड आता है तो आप करेंगे क्या। भागना नहीं, दौड़ना नहीं है, बस चीज़ें डील करनी है बहादुरी से। तो वहाँ पर उनको पता होता है, जैसे कि अर्थक्वेक आता है तो क्या करेंगे आप, अगर आप कहीं पर भी हैं तो जो टेबल उसके नीचे छुप जाइए, चौकी है, पलंग उसके नीचे छुप जाइए, सिर बचाइए। तो इस तरह से जो तुरंत का जो एक एक्शन है वो लेना होता है, जो कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, ट्रेनिंग होती है, वो करना होता है, ताकि अगर वहाँ पर गवर्नमेंट का अथॉरिटी नहीं पहुँच पाता है तब भी जो लोग हैं, जनता है, अपने आप को कुछ समय तक संभाल लें। प्रिपरेशन ऑफ माउंटेन जोन रेगुलेशन एंड पॉलिसीज़। जो लैंडस्लाइड वाले एरियाज़ हैं उनको स्टेबलाइज किया जाएगा, जो लैंडस्लाइड है उसको मिटिगेट किया जाएगा। ये सारे कंपोनेंट इस स्ट्रैटेजी के हैं। ठीक है। अब आप यहाँ पर बताएंगे कि दिस स्ट्रैटेजी विल वर्क ओनली व्हेन देयर विल बी पॉलिटिकल विल पावर, कोलैबोरेशन विद द लोकल पॉपुलेशन, ठीक है ना, एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वगैरह। ठीक है। तो इस तरह से आप ये जो आपके वे फॉरवर्ड है उसको दे सकते हैं आगे कि और क्या करने की ज़रूरत है, आगे और क्या करने की ज़रूरत है। समझ गए? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 लैंडस्लाइड पे। अगर आपने आंसर पहले लिखा है बहुत बढ़िया, अगर आंसर नहीं लिखा अभी भी मौका है, वीडियो पॉज कीजिए, पहले आंसर लिखिए, उसके बाद अपने आंसर को मैच कीजिएगा कि आपने कौन कौन से पॉइंट लिखे, कौन कौन सा पॉइंट आपका मिस हो गया। ठीक है। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, आपके आंसर को भी चेक करेंगे जब क्लास में हम लाइव आएंगे। ठीक है ना। चलो, लेक्चर अच्छा लगा लाइक, खराब लगा डिसलाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।